प्रदेश से जिस तरह की आवाजें तालिबानी सोच को लेकर उठी थी वो राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच चुकी हैं। इस बात को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि ये तालिबानी सोच अगर इसका दायरा बढ़ता है तो वो हिंदुस्तान के लिहाज से बेहद खतरनाक होगा। क्या कर रही है सरकार इसके मद्देनजर? मैं इतना ही कहूंगा, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, सरकारें हैं, वहां त्वरित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम ऐसी कोई विचारधारा जो हमारे देश में लोगों की भावनाओं को आहत करे, बांटे, इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। ठीक है, अगर कोई कुछ कर रहा है यहाँ पर उसको बिल्कुल उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा कि मैं उनका नाम नहीं सुन पाई थी, लेकिन किसी एक इस्लामिक लीडर ने वहां पर कहा कि हम उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये यूथ को भी समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इस समय बड़ा सीना चौड़ा करके घूम रहा है और पाकिस्तान को उनकी हद में रखने के लिए जरूरी है कि भारत सरकार पूरी चौकसी से हमारी जो सुरक्षा का मामला है उसको पूरी गंभीरता से ले। देखिए चित्रा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि अगर कोई देश के अंदर किसी भी क्लब का नाम तालिबान क्लब रखता है तो ये भावना को आहत पहुंचने वाली बात है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, जो कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन एक क्रिकेट क्लब का नाम रखना तालिबान, और एक तरफ उत्तर प्रदेश कल इंदौर में जो घटना हुई, जिस तालिबानी सोच की हम बात कर रहे हैं, मैं उसकी व्याख्या करता हूं कि तालिबान क्या समझता है। वही तो करता है कि धर्म के नाम पर लोगों पे हिंसा करता है और अपनी जो है वो डोमिनेशन जो है प्रूव करना चाहता है। यही कुछ तो इंदौर में हुआ। हमने यही तो देखा कि धर्म पूछ के ही तो मारा जा रहा था। मुसलमान है, चूड़ी नहीं बेचोगे हिंदुओं के मोहल्ले में, यहाँ से निकल जाओ, बॉम्बे बाजार का यहाँ से बदला ले लो और सबको मारो। इसी तालिबानी सोच के खिलाफ हमें लड़ना है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि धर्म के आधार पर अगर किसी को पीटा जा रहा है तो उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार बल्कि नागरिकों की भी है। लेकिन मैं बता देता हूं आपको चित्रा जी कि इस देश में ये सोच, तालिबानी सोच जिसको कहते हैं, वो चाहे किसी धर्म में हो, अगर ये उत्पन्न हो रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं। और इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि वो राजनीतिक पार्टियां कौन सी हैं जो इस तालिबान सोच को बढ़ावा देती हैं। क्यों ऐसे ऐसे लोगों को हम राजनीतिक दल में रखते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, पालते हैं और उसके खड़ा कर देते हैं कि तुम बोलो इसी तरह से, क्योंकि ये सोच कहीं ना कहीं फायदा करेगी। मैं आपके जरिए मुरसल ये जानना चाहती हूं, जो परिस्थिति बन रही है, तालिबान बार बार कह रहा है कि हम वो नहीं है जो हम 20 साल पहले थे। यकीन करना चाहिए इस पर? तालिबान पे भरोसा करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम अगर फैक्ट्स को देखें 1996 से 2001 के बीच में और उसके बाद भी पूरे अफगानिस्तान में कितने अटैक्स हुए, कितने लोगों को मारा गया, बहुत छोटी एज की लड़कियों के साथ रेप किया गया, उनसे शादियां, जबरन शादी की गई इस रिलीजन के नाम पे, ट्राइबल पावर के नाम पे। तो ये क्वेश्चन कि तालिबान पे भरोसा करना चाहिए या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए दिल में, या ये सोचना चाहिए कि क्या तालिबान बदल गए हैं या क्या तालिबान कोई एक नई आइडियोलॉजी के साथ आया है और वो कुछ नया करेगा, तो ये आप भूल जाइए। क्योंकि उनकी जो बेस है, उनकी जो बुनियाद है, वो एक बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। और ये मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन बोल रही हूँ। वो लोग चाहते हैं कि रिलीजन के नाम पे ये प्रोपेगेंडा जो उन्होंने, ये केओस जो उन्होंने, ये लड़ाई, ये वॉर जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये बेबुनियाद है। कोई भी रिलीजन किसी भी कंट्री का वॉर को सपोर्ट नहीं करती। ये बताना चाहती हूँ कि जो ये ज़्यादातर ख़तरनाक भी हो सकता है। पिछले जो तालिबान 20 साल पहले आए थे उससे पहले भी ख़तरनाक हो सकते हैं। और महिलाओं का जो डर है अभी, जिनके अगर कोई बच्चे 5 साल के थे तो अभी 25 साल के हो गई है, उनको एक्सपीरियंस है अपने पेरेंट्स के, अपने जो उन्होंने सुना है, जो अभी
उनके दिल में ये डर है कि ठीक है फिर भी वही हालत होगी हमारे भी, और जिनके कितने एजुकेटेड हो गए थे और इस 20 साल में जितने भी डेवलपमेंट हो गए थे वो कैसे हो सकता है कि एक दिन के अंदर सारे बर्बाद हो जाए और सारे मतलब जो एक कंट्री के प्रेसिडेंट थे वो छोड़ के जाए अपने लोगों को, और लोगों तो उसके साथ शायद खड़े हो जाते थे, शायद कि नहीं ऑब्वियसली खड़े हो जाते थे, लेकिन जब एक कंट्री का लीडर जो एक कंट्री का प्रेसिडेंट साथ नहीं दे रहे तो लोग कैसे कर सकते हैं जो लोगों का कोई सपोर्ट ही नहीं। हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान और सिखों के कनेक्शन की भी बात की। ये इतिहास का कनेक्शन है, इसे समझिए। गुरु नानक देव ने अपनी यात्राओं के दौरान अफगानिस्तान में शांति, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश दिया। माना जाता है कि 1519 से 1521 के बीच उन्होंने आज के काबुल, कंधार, जलालाबाद और सुल्तानपुर के क्षेत्र में यात्राएं की थी और इसीलिए इन जगहों पर बाद में ऐतिहासिक गुरुद्वारे बने। गुरु नानक देव की यात्राओं के दौर में काबुल पर मुगल बादशाह बाबर का शासन था। उनके संदेश से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए और पंजाब के क्षेत्र में सिख गुरुओं को सम्मान देने के लिए आने लगे। बाद में 7वें सिख गुरु ने काबुल में सिख प्रतिनिधियों के दलों को भेजने और वहां गुरुद्वारे की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। तब गुरुद्वारे को धर्मसाल कहा जाता था। अब सवाल यह है कि आधुनिक दौर में अफगानिस्तान से सिखों के पलायन की शुरुआत कहां से हुई? फरवरी 2019 में एक रिसर्च स्टडी प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक था सर्वे ऑफ अफगान हिंदूज एंड सिख। इसमें दोनों समुदायों के शोषण और बराबरी के अधिकार न मिलने की समस्या पर फोकस था। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के दखल के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मुजाहिदीनों की मदद की। 1989 में सोवियत संघ के पांव वहां से उखड़े और 1992 में मुजाहिदीनों ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही सिखों और हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। नंगरहार, लोगान, हेरात, जलालाबाद, काबुल, कंधार से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी यानी यूनाइटेड कमीशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज से के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 9,000 अफगान शरणार्थियों में से 90% सिख समुदाय से।